कितनी ठंड पड़ी है ना। इस ठंड में तो लकड़ियाँ काटना कितना मुश्किल हो जाता है। हाथ तो मानो अकड़ ही जाते हैं। ये जंगल तो बहुत ही घना है। मैं यहाँ ही लकड़ी काटती हूँ। सुधा लकड़ी काटने के लिए जैसे ही कुल्हाड़ी का घाव पेड़ पर मारती है, तभी वहां से कोई विचित्र आवाज आती है। सुधा इधर उधर देखने लगती है। सुधा ऊपर देखती है। अरे रे रे, मुझसे ये क्या पाप होने जा रहा था। इस पर तो एक बंदरिया अपने नवजात बच्चे को लेकर बैठी है और वो बच्चा भी कैसे ठंड से ठिठुर रहा है। अगर ये झाड़ में तोड़ू तो ये बंदरिया और उसका नवजात बच्चा बेघर हो जाएंगे। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। ऐसा सोचकर सुधा आगे चली जाती है और वहां के थोड़े से पेड़ काटती है और लकड़ियां लेकर घर आती है। सुधा अपनी छोटी बेटी मधुरा के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। सुधा के पति का मृत्यु कई साल पहले ही हो गया था। सुधा का पति भी एक ईमानदार लकड़हारा था। पति की मृत्यु के बाद अपना गुजारा करने के लिए सुधा भी अपने पति की तरह जंगल में जाकर लकड़ियां काटती थी और अपना गुजारा करती थी। ये लकड़ियां घर घर जाकर बेचती थी। लकड़ी ले लो, लकड़ी। ओ सुधा, रुको रुको। कितने की दी ये लकड़ी की मोली? 25 रुपए की एक है जी। अरे रे रे, तुम तो बहुत ही ज्यादा दाम लेती हो। काय का ज्यादा दाम मौसी? ऐसे ठंड में लकड़ियां काटना हाथ तो मानो ठिठुर से जाते हैं। हाथ तो लकड़ियां काटने के लिए उठाए भी नहीं जाते। इतनी मेहनत मशक्कत करके बहुत बड़े दूर से जंगल से हम लकड़ियां काट कर लाते हैं। 25 रुपए कहाँ ज्यादा है मौसी? और वैसे भी मैंने बहुत ही कम दाम बताया है आपको। हाँ ठीक है ठीक है। ये सारी लकड़ियां तुम मुझे दे दो और कल मुझे और लकड़ियां चाहिए। ऐसे ठिठुरते ठंड में तो बहुत ही सरपन लगता है ना। हाथ तो जकड़ ही जाते हैं। ठंड पानी में हाथ डालना। मैं तो सब कुछ काम गर्म पानी से ही करती हूँ। सुधा के पड़ोस में ही नीता नाम की एक औरत रहती थी। वो भी लकड़ी काटकर अपना गुजारा करती थी। नीता का पति राज दरबार में एक मामूली सा नौकर था। अरे सुधा, आज तो बड़े सवेरे सवेरे लकड़ी लेकर आई है। तुझे ठंड तो लगती है कि नहीं? क्या करूं, लकड़ी बेचूं तो ही मेरा गुजारा हो जाता है। तेरा क्या, तेरा पति राज दरबार में काम पर जाता है। मेरा वैसा कुछ कमाने वाला नहीं है, इसलिए कितनी भी ठंड हो मुझे तो लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाना ही पड़ता है। असल में नीता को सुधा से बहुत जलन होती थी। अगले दिन से सुधा उस बंदर के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लेकर जाती थी। पूरे हफ्ते भर ऐसा ही सिलसिला चल रहा था। ये पेड़ तो कितना अच्छा और कितना बड़ा है। इसकी लकड़ियां काटूं तो मुझे बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। नीता पेड़ काटने लगती है। नीता, ये तो क्या कर रही है? क्या कर रही है? क्या मतलब? दिखाई नहीं देता क्या? अंधी हो क्या तू? पेड़ काट रही हो? अरे नीता, तू जरा पहले ऊपर तो देख। इस पेड़ पर एक बंदरिया और उसका नवजात बच्चे का घर है। नीता, तू इस पेड़ को मत काट। अरे ओ सुधा, यह जंगल में हर एक पेड़ पर किसी न किसी जानवर का घर होगा और मैं सब पेड़ को ऐसे ही छोड़ दूं तो मैं गुजारा कैसे करूंगी? सुधा, मैं बता रही हूँ, तू मुझे मत सिखा। इस पेड़ पर मेरी पहली नजर पड़ी है, इसलिए अब मैं इस पेड़ को काटूंगी ही। नीता, भगवान के लिए इस पेड़ को मत काट। नीता तो कुछ समझने वाली नहीं है। क्या करूँ, ऐसा मैं क्या करूँ? नीता, तू रुक रुक ना। आज मैं मेरी काटी हुई सारी लकड़ियां मैं तुझे देती हूँ, पर तू इस पेड़ को नहीं काटेगी। ऐसी बात है तो ठीक है। मुझे क्या, मुझे तो लकड़ियों से मतलब है। तो ठीक है, तू कुछ घंटे यहाँ रुक, मैं तुम्हें लकड़ियां काट कर ला कर देती हूँ। सुधा आगे जाकर लकड़ियां काटने लगती है। आई बड़ी मुझे सिखाने वाली। आज तो मैं इस पेड़ को नहीं काटूंगी, किंतु कल सुबह सुबह आकर इस पेड़ को मैं ही काटूंगी। तब देखती हूँ कौन मुझे रोकता है और सुधा को पता भी नहीं लगने दूंगी। सुधा अपनी काटी हुई लकड़ियां लेकर नीता को देने आती है। आज तो तूने मुझसे इस पेड़ को बचा लिया, किंतु कल कोई और लकड़हारा आके इस पेड़ को काटेगा, तब तुम क्या करोगी? ए देख नीता, आज मेरे हाथ में जो था वो मैंने किया।
कल क्या होगा मुझे मालूम नहीं। जो वो दो बंदरिया का नसीब होगा वही तो होना है। मैं कुछ भी करूं, किंतु आज मेरे हाथ में जो था वो मैंने किया, इसका मुझे बहुत सुकून है। उस दिन सुधा बिना लकड़ी लेकर ही घर आती है। माँ, आज तुमने लकड़ी नहीं लाई, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मधु, सुधा अपने बेटी को सब बातें बताती है। माँ, तुमने बहुत अच्छा किया। क्यों ना माँ हम उस बंदर को और उसके बच्चे को घर लाए। नहीं बेटा, उनकी दुनिया अलग होती है और हमारी दुनिया अलग होती है। अगले दिन नीता सुबह जाकर उस पेड़ को काटती है। सुधा अपने टाइम में जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाती है। तभी वो पेड़ कटा हुआ देखकर सुधा हैरान रह जाती है। ये क्या हो गया? इस पेड़ के ऊपर तो बंदरिया थी, वो कहाँ गई? सुधा इधर उधर ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर एक पेड़ के बड़े लकड़ी के नीचे जाती है। उस लकड़ी के नीचे वो बंदरिया मरी हुई पड़ी थी और उसका बच्चा उसी से लिपटा हुआ था। पहले तो सुधा को लगता है कि दोनों मर गए हैं, किंतु जब सुधा पास जाकर देखती है, उसका बच्चा जिंदा था और अपनी माँ को बिलगा था। ये दृश्य देखकर सुधा की आंखों में पानी आ जाता है। उस मरे हुए बंदरिया को सुधा एक गड्ढे में डालकर सुधा उस बंदर पर अंतिम संस्कार करती है और उसके बच्चे को अपने साथ घर लेकर आती है। अब मधुरा और सुधा उस बंदरिया के बच्चे को साथी नाम से पुकारते थे। अब मधुरा और सुधा जहाँ भी जाते तब साथी उनके पीछे पीछे जाता था। सुधा अपने बच्चे की तरह साथी का ख्याल रखती थी। एक दिन, मधुरा, तुमने साथी को कहीं देखा क्या? नहीं माँ, मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ। कहाँ गया होगा? माँ, इधर ही होगा, बाहर जाकर ढूंढ लो ना। साथी, साथी। अब सुधा परेशान होती है और इधर उधर साथी को ढूंढने लगती है। मधुरा और सुधा बहुत ही परेशान होकर साथी को ढूंढ रहे थे। तभी सर पर लकड़ियां लेकर साथी आता है। साथी, तुम किधर गए थे और ये लकड़ियां तुमने कहाँ से लाई? ये लकड़ियाँ मैंने जंगल से काट कर लाई है। और क्या जरूरत थी इसकी, मैं कहती हूँ। सुधा माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए मैंने जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाई। ये सब सारी बातें सुनकर सुधा की आंख नम हो जाती है और वो तीनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। माँ, मैं हमेशा तुमसे कहती थी कि मुझे और एक भाई चाहिए। अब मुझे मेरा भाई मिल गया है माँ। अब मैं इस भाई दूज को साथी को ही राखी बांधूंगी। मेरी लाडली बहना, जरूर जरूर। साथी की एक खास बात थी, वो मनुष्य की तरह बातें भी करता था। ये बात बाहर किसी को मालूम नहीं थी। एक दिन नीता का पति, जो कि राज दरबार में नौकर था, और रानी का हार चुरा कर घर लाता है और घर में छिपाता है। राजा को जब मालूम होता है तो राजा, आज महल में चोरी हो गई है और वो भी रानी का सबसे महंगा नवरत्न का हार किसी ने चुराया है। जिसी ने भी ये हरकत की है उसको मैं ऐसा दंडित करूंगा कि 7 पीढ़ियों की मेरा नाम सुनकर ही रूह कांपेंगी। जाओ मंत्रियों, राज्य में जाकर उस चोर को ढूंढ निकालो और एक सेवक के घर का कोना कोना तलाशी लो। राजा के आदमी हर सेवक के घर की तलाशी ले रहे थे। ये देखकर रघु भयभीत होता है। नीतू, नीतू, मुझे बचाओ। वो रानी का हार मैंने ही चुराया है। अब वो सेवक हमारे घर की तलाशी लेंगे और वो हार हमारे घर में मिला तो राजा मुझे बहुत बड़ा दंड देगा। नीतू, मुझे बचाओ, कुछ तो करो नीतू। तो ये कौन सी नई मुसीबत आपने खड़ी की है? नीता सोचने लगती है। मैं ये हार सुधा के घर जाकर छिपाती हूँ। राजा के लोगों को हार सुधा के घर मिला तो उस सुधा को लेकर राजा के पास जाएंगे और सुधा के पास तो अपने आप को बेगुनाह साबित करने का कोई रास्ता नहीं होगा। ये अच्छी आइडिया है। वो सुधा की बच्ची हमेशा के लिए काल कोठड़ी में बंद हो जाएगी। नीता चुपके से सुधा के घर जाती है और वो हार छिपाती है। राजा के लोगों को नीता के घर से कुछ नहीं मिलता। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था हमारे घर कुछ नहीं है। मैं कहती हूँ कि वो सामने वाला घर है ना, तुम वहां जाकर देख लो। उसमें जो लोग रहते हैं ना, वो सारे चोर है, चोर। राजा के लोग सुधा के घर जाकर हार ढूंढने लगते हैं। बहुत देर हो जाती है। अब तो हार मिल जाना चाहिए था। मैंने तो टोकरी के नीचे ही रखा है। क्या हुआ, मिला कि नहीं हार? नहीं, इस घर में हार नहीं है। चलो सैनिकों, आगे ढूंढते हैं।
क्या मतलब हार नहीं है? आपने अच्छे से तो ढूंढ लिया ना? देखो ना अब, और देखो, यही तो होना था हार। मैंने तो सुधा के घर ही छिपाया था, कहाँ गया हार? तभी वह साथी आ जाता है। क्या सोच रही हो? कहीं तुम इस हार के बारे में तो नहीं सोच रही? हार तो तुम्हारे पास कैसे? और तुम बोल भी कैसे सकते हो? हाँ, मैं बोल भी सकता हूँ और मुझे सब कुछ मालूम है, सब कुछ। तुम जब ये हार छिपाने आई थी तब मैंने तुम्हें देख लिया था। फिर वो हार मैंने मेरे पास रख दिया, इसलिए वो हार उस सैनिकों को नहीं मिला। और हम प्राणियों में सूंघने की एक और ज्यादा ताकत होती है, जिससे असली चोर का पता आसानी से लग जाता है। मुझे माफ करो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करो। आखिरकार क्या बिगाड़ा था सुदामा ने तुम्हारा? और मेरी जन्मदाती माँ ने भी? तुमने तो उसे हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा दिया। तुम तो हमेशा सुदामा को तकलीफ देती हो और तुम ही मेरी माँ की हत्यारिन भी हो। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। मीता और रघु को लेकर साथी राज दरबार में जाता है। नमस्कार महाराज। अरे ये बंदर तो मनुष्य की तरह बोल रहा है। ये बहुत ही अद्भुत बंदर है। साथी राजा को रघु ने चुराया हुआ रानी का हार वापस देता है। सब सच सच तुम बताते हो क्या? मैं बताता हूँ। और रघु सब सच सच राजा को बताता है। महाराज मुझे माफ करो, मुझसे गलती हो गई। महाराज मुझे क्षमा दो। मैं आगे ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तुमने अपराध तो किया है, इसलिए तुम्हें दंड तो अवश्य मिलेगा। तुम और तुम्हारी पत्नी को 1 महीना काल कोठड़ी में रहना होगा। इस तरह साथी ने अपने दोनों माँ का बदला पूरा किया था। साथी की होशियारी पर महाराज खुश होते हैं। साथी, आज से तुम्हारा सारा परिवार राजमहल में रहेगा और तुम मेरे गुप्तचर विभाग के मुखिया के तौर पर काम संभालोगे। इसी तरह साथी की वजह से अब सुधा और मधुरा भी राजमहल में रहने लगी थी। उन तीनों का आपस में जो बंधन था वो और भी अटूट हो गया था और भी गहरा हो गया था।